खबर झारखंड से। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के लंग्स ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई के पाल्मोनोलॉजी एंड चेस्ट विभाग में भर्ती राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के लंग्स ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए चेन्नई में पंजीयन करा दिया गया है। शिक्षा मंत्री को लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए ब्रेन डेड व्यक्ति के फेफड़े की खोज की जा रही है। कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री एशिया के तीसरे व्यक्ति होंगे जिनके फेफड़े का प्रत्यारोपण हो रहा है। कोरोना काल में अब तक दिल्ली व कोलकाता के एक कोरोना संक्रमित का फेफड़ा ट्रांसप्लांट किया गया है। यह दोनों ट्रांसप्लांट एमजीएम चेन्नई में ही किया गया है। सरकारी स्कूल के डिजिटल एजुकेशन का तैयार होगा रोड मैप। प्राथमिक माध्यमिक व +2 स्तर के लिए कमेटी गठित। झारखंड के सरकारी स्कूलों में DG 7 कार्यक्रम के साथ चल रहे डिजिटल एजुकेशन फिर से रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने 2 कमेटी गठित कर दी है। प्राथमिक और माध्यमिक व +2 स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। प्राथमिक स्तर की डिजिटल शिक्षा के लिए गठित कमेटी का अध्यक्षता प्राथमिक शिक्षा निदेशक करेंगे, जबकि हाई स्कूल और +2 का अध्यक्षता अन्य करेंगे। आलिम व फाजिल की परीक्षा जैक द्वारा नहीं किए जाने पर छात्रों ने किया प्रदर्शन। मदरसा शिक्षा आलिम यानी BA एवं फाजिल यानी MA की परीक्षा झारखंड अधिविद्य की परिषद द्वारा नहीं लिए जाने के विरोध में रविवार को मदरसा इस्लामिया अपर बाजार में छात्रों ने प्रदर्शन किया। मौके पर उपस्थित झारखंड छात्र संघ के अध्यक्ष S अली ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि राज्य अलग होने के बाद से 2019 तक आलिम व फाजिल की परीक्षा जैक द्वारा ही आयोजित होती रही है। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को हरी झंडी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति को लेकर सरकार ने हरी झंडी दे दी है। रविवार को दुमका प्रवास के दौरान इसका संकेत CM हेमंत सोरेन ने दिया। रविवार को झारखंड विशेष प्रशिक्षित शिक्षक संघ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार भगत सहित अन्य सदस्यों ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दुमका स्थित आवास पर मांग पत्र सौंपा। सामूहिक प्रयास से होगा ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार। खबर झारखंड के पाकुड़ से है। स्थानीय दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से विगत महीने संपन्न हुई ऑनलाइन अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 को लेकर बच्चों को समुचित विकास के उद्देश्य से रविवार को ऑनलाइन शिक्षक अभिभावक बैठक हुई। ऑनलाइन शिक्षक अभिभावक बैठक के माध्यम से कक्षा नर्सरी से माध्यमिक तक के सभी शिक्षक व अभिभावक एक दूसरे से मुखातिब हुए। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जुड़ी बातें रखी गई। ऑनलाइन पठन पाठन से जुड़ी समस्याओं और उनके निदान पर भी दोनों पक्षों ने अपने अपने विचार रखे। पूर्व मंत्री और राजद नेता राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास मतलब झारखंड के विकास को बाधित करना। पूर्व मंत्री और राजद नेता राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड गठन के बाद एक लंबे समय तक खंडित जनादेश के कारण राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। राज्य को 2014 में स्पष्ट जनादेश और राजनीतिक स्थिरता मिली। जब उसे अस्थिर करने का प्रयास का मतलब झारखंड के विकास को स्थिर करना होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रयास अनैतिक कहलाएगा तथा राजनीतिक सूचिता के विपरीत माना जाएगा। राधा कृष्ण किशोर ने रविवार को प्रदेश राजद कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। वे भाजपा नेताओं द्वारा 2-3 महीने में झारखंड में भाजपा की सरकार बनाए जाने के दावे पर अपनी बातें रख रहे थे। फरीदाबाद की निकिता को न्याय दिलाने के लिए झारखंड में छात्रों ने निकाला विरोध मार्च। हरियाणा में बीकॉम 3rd ईयर की छात्रा निकिता तोमर के हत्यारे को सजा और निकिता को न्याय दिलाने की मांग पर झारखंड की राजधानी रांची में एक मार्च निकाला गया। राजधानी के छात्रों ने चुटिया से लेकर बहु बाजार तक विरोध मार्च निकाला और निकिता के परिजनों को न्याय देने की मांग की। छात्रों ने उन लोगों से मुंह खोलने की अपील की जो कथित तौर पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं। चोट्टा मिर्ची से लेकर देशद्रोह तक झारखंड का उपचुनाव आखिर क्यों हो गया जहरीला। झारखंड में दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, नेताओं में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। झारखंड गिराने संबंधी बयान को लेकर झारखंड भाजपा प्रमुख के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज।
झारखंड की दुमका विधानसभा सीट के लिए 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की गामागामी के बीच दुमका जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने शनिवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराया है। संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया था कि राज्य सरकार 2 से 3 महीने में गिर जाएगी। पुलिस ने बताया कि राज्य सरकार को गिराने के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया है। झारखंड के डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को दी अपराधियों को एनकाउंटर करने की खुली छूट। झारखंड के पुलिस महानिदेशक ने पुलिस वालों को अपराधियों का एनकाउंटर करने की खुली छूट दे दी है। डीजीपी एमबी राव ने राज्य के पुलिस कर्मियों से कहा है कि वे ऐसे अपराधियों को गोली मारने में बिल्कुल न हिचकिचाए जो हथियार लेकर चलते हैं। श्री राव ने स्पष्ट किया है कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें संरक्षण दिया जाएगा। अब खबर देश विदेश से। मंच पर थे पीएम मोदी, भीड़ से निकला युवक, सीने पर नजर पड़ते ही चिल्लाने लगे लोग मोदी मोदी। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान 3 नवंबर को होगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बिहार में 4 अलग अलग जगहों पर छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और पश्चिम चंपारण में चुनावी रैलियों को संबोधित करने पहुंचे। एम मोदी ने यह विकास की तुलना जंगल राज से की। आरजेडी समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। लोगों से विकास के नाम पर जनता से वोट मांगे। मोतिहार में पीएम मोदी की रैली में एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। पीएम मोदी को सुनने के लिए यहां लोगों की भारी भीड़ जमा थी। हालांकि इस सभा में एक ऐसा शख्स भी पहुंचा था जिसने सबका ध्यान खुद की ओर खींचने के लिए मजबूर कर दिया। तो युवक पीएम मोदी के शख्सियत और विचारधारा की इतना ज्यादा प्रभावित था कि उसने अपना सीना में चीरकर मोदी लिखा रखा था। जनसभा में मौजूद लोग शख्स को देखकर काफी हैरान दिखे और लोग जोर जोर से मोदी मोदी चिल्लाने लगे। लोगों ने जमकर तालियां भी बजाई। छपरा रैली में पीएम मोदी ने जिस बुजुर्ग महिला का किया जिक्र, देखिए उसने सवाल पूछने वाले को कैसे दिया जवाब। बिहार चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छपरा में चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्षी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही बिहार की एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान से साफ नजर आ रहा है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा बन रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बुजुर्ग महिला के वायरल वीडियो का भी जिक्र किया, जिसमें एक महिला मोदी सरकार के कार्यों का बखान करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं यो वीडियो को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। उस महिला ने बिना लाग लपेट के कहा कि मोदी हमरा के नल देलन, लाइन देलन, बिजली देलन, मोदी हमरा के कोटा देलन, राशन देलन, पेंशन देलन, मोदी हमरा के गैस देलन। उनका वोट ना देवे तो का तोहरा के वोट देवे। ये जवाब जंगलाज के युवराज को आईना दिखा रहा है। मोतिहारी में पीएम मोदी का तगड़ा प्रहार, कहा जंगल राज वालों को चिंता है कि अपनी बेनामी संपत्ति कैसे छिपाएं। पाक सेना आईएसआई के खिलाफ बोलना इमरान को मंजूर नहीं, कहा पीएम मोदी की भाषा बोल रहा है विपक्ष। लाहौर की सड़कों पर क्यों लगे विंग कमांडर अभिनंदन और पीएम मोदी के पोस्टर, जाने पूरा मामला। लाहौर में विंग कमांडर अभिनंदन और पीएम मोदी की तस्वीर लगी। पाकिस्तान में फिर एक बार भारतीय वायुसेना के पराक्रमी पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई पोस्टर लाहौर की सड़कों पर लगे दिखे। इन पोस्टरों के जरिए नवाज शरीफ के पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता यायाज सादिक पर निशाना साधा गया है। कई पोस्टर में यायाज सादिक को कौम का गद्दार बताते हुए मीर जाफर से तुलना की गई है। अयाज सादिक ने ही पाकिस्तान संसद में अभिनंदन की रिहाई को लेकर इमरान खान सरकार की पोल खोली थी। पीएम मोदी जैसे ही बोले, माँ तुम छठ की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है, वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाने शुरू कर दी। कोरोना काल में पैदा हुई परिस्थितियों को लेकर पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं को चिंता को समझते हुए कहा कि कोरोना काल में किसी भी मां को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी माँ, आपने अपने बेटे को दिल्ली में बैठाया है तो क्या वो छठ की चिंता नहीं करेगा? माँ तुम छठ की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। पीएम मोदी की इतना कहते ही वहां मौजूद लोगों ने पीएम मोदी के लिए खड़े होकर ताली बजाई और उनकी इस भावनात्मक बात पर स्वागत किया।
फ्रांस में 3 लोगों को गला काटने वाले आतंकवादी के भाई ने कहा, हम आतंकवादी के खिलाफ हैं। फ्रांस के नीच में चर्च पर चाकू से 3 लोगों को गला काटकर हत्या करने वाले आतंकवादी के परिवार ने इस हमले का वीडियो फुटेज दिखाए जाने की मांग की है। हमलावर इब्राहिम ईसाइयो अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया का रहने वाला है। हमलावर के भाई ने कहा कि हम मुसलमान हैं और आतंकवाद के खिलाफ है। मुझे यह दिखाया जाए कि मेरे भाई ने हमला किया है। प्राथमिक तस्वीर, हमलावर की मां ने कहा, मुझे अपना बेटा चाहिए। आतंकवादी इब्राहिम ईसाइयोई के पैतृक शहर में इस फैक्स के उसे परिवार ने उसे चौंकाने वाला बताया और शांति की अपील की। इब्राहिम की मां गामरा ने रोते हुए कहा कि हम सच जानना चाहते हैं कि कैसे मेरे बेटे ने इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। मैं यह देखना चाहता हूं कि निगरानी कैमरों में क्या दिखाई दे रहा है। मुझे अपना बेटा चाहिए, जीवित या मृत। अब खबर खेल जगत से। क्या आईपीएल में आखिरी मैच खेल रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी? कमेंटेटर को सवाल का जवाब किस तरह मिला, जानिए। महेंद्र सिंह धोनी अगले साल भी इंडियन प्रीमियर लीग मैच खेलते हुए नजर आएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स रविवार को वर्तमान सत्र में जब अपना अंतिम लीग मैच खेलने के लिए उतरा तो भारत के विश्व कप विजेता कप्तान ने स्पष्ट किया कि यह उनका इस फ्रेंच की तरफ से आखिरी मैच नहीं है। धोनी ने यह बयान देकर टॉस को अपने असंख्य समर्थकों के लिए यादगार बना दिया। उन्होंने पुष्टि की कि वो अगले साल भी चेन्नई की अगुवाई करेंगे। अब खबर देश की विभिन्न योजनाओं और रोजगार से। इंडियन आर्मी भर्ती 2020, यहां 2 दिसंबर से होगी सेना भर्ती, जाने योग्यता समेत अहम बातें। हरियाणा में 2 दिसंबर से 12 दिसंबर 2020 के बीच सेना भर्ती रैली आयोजित होगी। ये भर्ती रैली रेवाड़ी जिले के राव तुलाराम स्टेडियम में होगी। जो इन इंडियन army.nic इन पर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस भर्ती रैली में हरियाणा के हिसार, जिंद, फतेहाबाद और सिरसा जिले के युवा योग्य होंगे। वे भर्ती भारतीय में सिपाही ट्रेडमेंट्स कैटेगरी की जा रही है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रैली में हिस्सा लेने के इच्छुक उम्मीदवार ज्वाइन इंडियन army.nic.in पर जाकर 16 नवंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। रैली में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड 17 नवंबर से जारी किए जाएंगे। एडमिट कार्ड उम्मीदवारों के रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजे जाएंगे। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में दिए गए स्थान और समय पर पहुंचना होगा। सीए एडमिट कार्ड हुआ जारी, घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से सीए फाउंडेशन व अन्य पार्ट का एग्जाम 24 नवंबर से शुरू हो जाएगा। परीक्षा 14 दिसंबर तक 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए ICAI तक 1 नवंबर को एडमिट कार्ड जारी करेगा। छात्र एडमिट कार्ड ICAI.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वैश्विक महामारी के कारण पहले सीए की परीक्षा कई बार स्थगित कर दी गई थी। बिहार बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूलों में प्रैक्टिकल क्लास और लैब से छात्रों को कराया जा रहा है एक्सपेरिमेंट। स्कूलों ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक थ्योरी की ऑनलाइन क्लास चल रही थी। अब स्कूलों ने प्रैक्टिकल क्लास शुरू करने की योजना बनाई है। नवंबर के पहले सप्ताह से कई स्कूलों में प्रैक्टिकल क्लास शुरू की जाएगी। इसके लिए स्कूल प्रशासन ने हर दिन एक सेक्शन के छात्रों को बुलाने का निर्णय लिया है। इसमें 10 से 15 छात्रों का ग्रुप बनाया गया है। एक दिन में एक सिलेक्शन छात्र की अलग अलग प्रैक्टिकल रूम में जाकर लैब वर्क करेंगे। जानिए कैसे काम करेगा व्हाट्सएप का डिसअपियरिंग मैसेजिंग फीचर। जल्द लॉन्च होने वाले व्हाट्सएप के डिसअपियरिंग मैसेजिंग फीचर से व्यक्तिगत बतौर ग्रुप चैट भेजे गए मैसेज 7 दिन बाद गायब हो जाएंगे। व्यक्तिगत चैट के लिए यूजर्स इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप में केवल एडमिन ऐसा कर सकेंगे। ये ऑप्शन डिफॉल्ट नहीं होगा और यूजर्स को कॉन्टैक्ट के नाम पर टैप कर इसे इस्तेमाल करना होगा। राशन कार्ड धारकों को 32 रुपए प्रति किलो की दर से 3-3 किलो प्याज देगी गोवा सरकार। प्याज की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच गोवा सरकार ने राज्य के 3.5 लाख राशन कार्ड धारकों को 32 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 3-3 किलो प्याज का उपलब्ध कराने का फैसला किया है। गोवा के नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक सिद्धि विनायक नाइक ने बताया कि राज्य सरकार ने नासिक से 1045 मीट्रिक टन प्याज खरीदने का आदेश दिया है।
हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।